हम मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने निश्चयवाद को पढ़ा, जिसके अंतर्गत प्रकृति को सर्वोपरि माना और मानव को उसके अधीन माना गया। अब हम देखेंगे संभववाद के बारे में। संभववाद या पॉसिबिलिज्म निश्चयवाद, नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म की जस्ट ऑपोजिट विचारधारा है, बिल्कुल इसके उलट विचारधारा है। 20वीं शताब्दी में मानव क्रियाकलापों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे प्रकृति पर निर्भरता के सिद्धांत को स्वीकार करना कम कर दिया गया और यह विचारधारा जोर पकड़ने लगी कि मानव के लिए प्रकृति में अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। इस विचारधारा के अनुसार भूतल पर मानवीय क्रियाकलाप इसकी सूझबूझ, चुनाव और प्रगति का परिणाम है। मानव को सर्वत्र चयन की सुविधा है। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करके उस पर नियंत्रण कर लिया है। संभववाद विचारधारा के विकास के लिए दो कारक उत्तरदायी रहे हैं। पहला, प्रकृतिवादियों द्वारा या नियतिवादियों द्वारा प्राकृतिक परिवेश की सार्वभौमिक सत्ता को पूर्ण मान्यता देना तथा मानव को पूर्णतः निष्क्रिय मानना। इसके कारण लोगों में इस विचारधारा का अर्थात संभववादी विचारधारा का विकास हुआ। दूसरा कारक रहा कि उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोगों ने जब पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें काफ़ी तेजी से इन्होंने प्रगति की। संभववाद विचारधारा को फेब्रे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, फेब्रे की पुस्तक थी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, में वर्णित किया और उसे संभववाद नाम दिया। इसलिए फेब्रे को संभववाद का जनक माना जाता है। फेब्रे फ्रांस के विद्वान थे। उनके जैसे फ्रांसीसी विद्वान जैसे ब्लाश, ब्रून्स, डिमांजिया तथा ब्लेंचार्ड तथा अमेरिकी विद्वान ईसाह बोमेन और कार्ल सावर ने भी संभववादी विचारधारा को पोषित किया। चूँकि यह विचारधारा फ्रांस में विकसित हुई और अधिकांशतः फ्रांसीसी विद्वानों ने इसको संपोषित किया, बढ़ाया, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। जबकि नियतिवादी विचारधारा या नियतवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म जर्मन विचारधारा कहलाती है। सबसे पहले हम संभववाद के जनक फेब्रे के विचार देखते हैं। फेब्रे ने कहा कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, वह एक क्रियाशील प्राणी है, उसके लिए कई संभावनाएं हैं। नेचर डज नॉट ड्राइव मैन अलोंग अ पर्टिकुलर रोड, बट इट ऑफर्स अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अमॉन्ग विच मैन इज फ्री टू सेलेक्ट। अर्थात मानव क्रियाशील प्राणी है, प्रकृति उसके सामने कई संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं और मानव उसमें से चूज करता है, चयन करता है। मानव वातावरण को निरंतर परिवर्तित करता रहता है। वह एक भौगोलिक कारक है, ना कि एक पशु। मानव ने सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में एवं उनके परिवर्तनशील भौगोलिक तत्वों की अभिव्यक्तियों में संबंध ढूंढने में
योगदान दिया है। फेब्रे कहते हैं, यहाँ अनिवार्यताएं नहीं हैं, लेकिन सर्वत्र संभावनाएं हैं और प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी मनुष्य है और उनके उपयोग का वही निर्णायक होता है। फिर से, यहाँ अनिवार्यताएं नहीं हैं, लेकिन सर्वत्र संभावनाएं हैं और प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी मनुष्य है और उनके उपयोग का वही निर्णायक होता है। There are no necessities but everywhere possibilities, and man as a master of these possibilities is the judge of their use. उदाहरण के लिए, वह जंगलों को काटता भी है तथा जंगलों को लगाकर भूमि की सुरक्षा भी करता है। अतः वातावरण मानव को बाध्य करके कोई काम नहीं करा सकता है, फिर भी उसके विचार में वातावरण की पूर्ण उपेक्षा संभव नहीं होती है। मैन कैन नेवर एंटायरली rid themselves of the hold their environment as on them। ये फेब्रे के विचार थे, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, एक क्रियाशील प्राणी है और उसके लिए कई संभावनाएं हैं। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी विद्वान थे ब्लाश, जिन्होंने मानव भूगोल में संभववाद का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, फेब्रे ने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम इसको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उनको जनक माना जाता है, और ब्लाश को भी संभववाद की विचारधारा है उसका जनक माना जाता है। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है, पूछा जाता है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फेब्रे ने इंट्रोड्यूस किया और जो सर्वाधिक विकास किया वो ब्लाश ने किया। ब्लाश ने भौगोलिक एकता के अलावा मानव को सर्वोत्तम भौगोलिक कारक, कर्म प्रधान सार्थक तथा कर्म प्रधान विनाशक माना है और मनुष्य की सूझबूझ, चुनाव चातुर्य तथा कार्यकलापों को अधिक महत्व प्रदान किया है। ब्लाश के अनुसार प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं है। मैन इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। औद्योगिक क्रांति, कृषि का अनुपयुक्त क्षेत्रों पर विस्तार, पौधों व पशुओं की नई नस्लें आदि मानव की प्रकृति पर विजयी हैं। जैसे जैसे मानव का ज्ञान, विचार एवं सामाजिक कार्यों का विकास होता है, वैसे वैसे पुराने तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। ब्लाश ने आगे बताया कि मानव का वातावरण के कुछ तत्वों पर नियंत्रण नहीं है तथा कुछ पर उसका नियंत्रण मिलता है। इस प्रकार मानव एक साथ क्रियाशील भी है और निष्क्रिय भी। अगले विद्वान आते हैं जीन ब्रून्स या ब्रून्स। उनकी मान्यता थी कि मानव भूतल पर निवास करता है, वह अपने वातावरण में रहकर काम करता है, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वह वातावरण का दास है। मानव पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है, अर्थात वह मर जाता है। वास्तव में जब तक मानव जीवित रहता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। इसके अलावा डिमांजिया, किरचॉफ, ब्लेंचार्ड, इन्होंने भी संभववाद के पक्ष में अपने विचार रखे। आगे हम देखते हैं इज़ाक बोमेन और कार्ल सावर। ये दोनों अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने भी फ्रांसीसी विचारधारा का समर्थन किया और बताया कि प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के रूप को निश्चित नहीं कर सकता है, बल्कि वातावरण के भौगोलिक तत्व मानव के संपर्क में आकर परिवर्तित होते रहते हैं। मानव अपने चिंतन, ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक परिवेश के नए नए तत्वों की खोज करता रहता है। मानव अपने प्रयासों से
दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह व प्रकाशपूर्ण नगरीय बस्ती का निर्माण कर सकता है। ये संभववादी विचारकों के विचार थे। अब संभववाद की आलोचना के रूप में कहा गया कि मानव चाहे जितनी प्रगति कर ले, उसे कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करना ही पड़ता है। वह भूमध्य रेखीय प्रदेशों में रबर उगा सकता है, लेकिन गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकता। टुंड्रा व टैगा में चावल का उत्पादन असंभव है। प्राकृतिक शक्तियों को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रकृति मानव के लिए अनेक सुअवसर प्रदान करती है। यह मानव पर निर्भर करता है कि वह उनका चाहे जैसे उपयोग करे। मानव शीत प्रदेशों में बिना वस्त्र के नहीं रह सकता। प्रकृति ने उसे गर्म वस्त्रों के उत्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान की है, तो वह उनका लाभ उठा सकता है। तो ये थी संभववाद की आलोचना।